असित आप देख रहे हैं जनमत जंक्शन। नमस्कार, स्वागत है आपका जनमत जंक्शन में। आपसे मुखातिब हूं मैं असित तिवारी। बिहार एनडीए में क्या चल रहा है ये समझने के लिए बहुत बुद्धिमान होने की भी जरूरत नहीं है, ना ही बहुत पढ़ा लिखा होने की भी जरूरत है। बहुत सामान्य बुद्धि के साथ बहुत साधारण आदमी भी ये समझ सकता है। एनडीए के घटक दलों में दो महत्वपूर्ण नेता हैं बिहार में, वो हैं चिराग पासवान और जीतन मांझी। चिराग पासवान भी मोदी जी के मंत्रिमंडल में मंत्री हैं, मतलब वो भी केंद्रीय मंत्री हैं। जीतन राम मांझी जी भी मोदी जी की मंत्रिमंडल में मंत्री हैं, मतलब वो भी केंद्रीय मंत्री हैं। दोनों की पार्टी मूल रूप से बिहार की पार्टी है और बिहार की ही राजनीति करती है। जो कुछ भी जनाधार है दोनों का वो बिहार में ही है। चिराग की पार्टी जो एलजेपी-आर है, लोक जनशक्ति पार्टी आर, उस पार्टी की पकड़ या कहिए सिर्फ चिराग पासवान की पकड़ उनकी अपनी जाति जो दुसाध जाति है उसमें बहुत मजबूत है। उसी तरह हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा जो जीतन राम मांझी जी की पार्टी है उसकी पकड़ मगध क्षेत्र में अपनी जाति, उनकी जो अपनी जाति है मुसहर जाति, उसमें जबरदस्त है। मगध क्षेत्र में, पूरे बिहार में नहीं। अब दोनों के बीच तल्ख बयानबाजियां चल रही हैं। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के नेता जीतन राम मांझी खुद मोर्चा संभाले हुए हैं और वो कोई मौका नहीं छोड़ रहे चिराग पासवान को नीचा या छोटा दिखाने का। जब मौका मिल रहा है वो चिराग पासवान पर हमले कर रहे हैं, उनको छोटा या नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि चिराग पासवान को अनुभव और समझ की ही कमी है। चिराग पासवान की तरफ से उनके बहनोई जो जमुई के सांसद है उन्होंने मोर्चा संभाला और उन्होंने पलटवार किया। ये पहली बार नहीं हुआ है, एक क्रम बन गया है। आप लगातार देखते जाइए, पिछले डेढ़ साल से भी ज्यादा का वक्त गुजर गया जब जीतन राम मांझी जी को जब मौका मिल रहा है वो चिराग पासवान को छोटा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और फिर इधर से चिराग पासवान की तरफ से भी जीतन राम मांझी जी पर पलटवार हो रहा है। दोनों केंद्र में मंत्री हैं, लेकिन इन दोनों के झगड़े के बीच भाजपा का कोई नेता आना नहीं चाह रहा है। ना तो खुद प्रधानमंत्री जिनके मंत्रिमंडल में दोनों हैं वो इसमें दखल देने की कोशिश कर रहे हैं, ना अमित शाह जी आने की कोशिश कर रहे हैं, ना जेपी नड्डा आने की कोशिश कर रहे हैं। बिहार भाजपा के नेताओं की इतनी हैसियत ही नहीं है कि वो कम से कम चिराग पासवान को कुछ कह सकें या बीच में आने की हिम्मत जुटा सकें। जीतन राम मांझी जी से कुछ कह भी लेंगे, लेकिन कम से कम चिराग पासवान के सामने बिहार बीजेपी के किसी नेता की हैसियत, चाहे वो कितने भी बड़े कद का हो, सच्चाई है कि इतनी हैसियत नहीं है कि वो चिराग पासवान को कह सके कि आप ऐसा क्यों बोलते हैं या आप ऐसा बयान मत दीजिए। तो इतनी हिम्मत बिहार बीजेपी नेताओं में नहीं है या कह सकिए ऐसा कोई कद ही उनका नहीं है, किसी का कद नहीं है जो कह सके। लेकिन हाँ, बीजेपी के बड़े नेताओं का कद तो है, वो भी कुछ नहीं कह पा रहे हैं या नहीं कहना चाह रहे हैं। जरा इस खेल को समझते हैं, पीछे चलिए। 2020 के विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान गठबंधन में थे, एलजेपी गठबंधन में थी, लेकिन चुनाव अलग लड़ा। ये कहते रहे कि हम एनडीए में हैं, भाजपा के नेता कहते रहे कि हाँ चिराग पासवान हमारे गठबंधन में शामिल है, लेकिन चिराग पासवान ने उन जगहों पर उम्मीदवार उतार दिए जहां से जेडीयू के उम्मीदवार थे। जहां भाजपा ने अपने उम्मीदवार दिए थे, चिराग पासवान ने वहां अपनी पार्टी का कोई उम्मीदवार नहीं दिया और भाजपा का साथ दिया। लेकिन जनता दल यूनाइटेड उसी गठबंधन में था जिसमें चिराग थे। बावजूद इसके जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवारों के खिलाफ चिराग पासवान ने उम्मीदवार उतारे और बाद में जदयू के नेताओं ने खुलेआम सार्वजनिक तौर पर स्वीकार किया कि हाँ, चिराग पासवान के उम्मीदवार उतारने से जदयू का बड़ा नुकसान हुआ। बावजूद इसके जदयू के नेताओं की हिम्मत नहीं हो पाई कि वो चिराग पासवान का विरोध कर सके। आज भी नहीं है, तब भी नहीं हो पाए थे। आज भी चिराग पासवान एनडीए में है, उसी एनडीए में जिस एनडीए में नीतीश कुमार है। वही नीतीश कुमार जिनके खिलाफ चिराग पासवान ने 2020 में खूब बोला, गठबंधन में रहते हुए चू तक नहीं कर पाए जदयू के नेता, और भाजपाई मजे ले रहे थे। मंद मंद मुस्का के भाजपा वाले मजे ले रहे थे। कई लोगों ने माना चुनाव के दौरान ही और बाद में भी कि भाजपा ने ही चिराग पासवान को ये कहा था कि जहां जहां जदयू के उम्मीदवार हो वहां अपने प्रत्याशी दो, जदयू का नुकसान करो। जदयू को डैमेज किए बिना बिहार में भाजपा नहीं बढ़ सकती।
चिराग पासवान ने वही किया, कहते भी रहे कि वो मोदी जी का हनुमान है, ऐसे सीना फाड़ने की नकल भी करते रहे कि मोदी जी तो मेरे हृदय में बसते हैं। तो मोदी जी के हनुमान ने जदयू की लंका लगाई 2020 में। अभी भी गठबंधन वही है। अब ये लड़ाई क्यों है दो दलित नेताओं के बीच या दो बड़े दलित नेताओं के बीच? तो उस लड़ाई के कारण भी समझ लेते हैं। इसके कई अलग अलग आयाम हैं। पहला आयाम यह है कि 2020 के चुनाव में जदयू को 122 सीटें मिली, लेकिन साथ में यह कंडीशन रही कि आप अपने कोटे में से 7 सीट हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को देंगे। जदयू को 7 सीटें हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को देनी पड़ी और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा ने वहां अपने उम्मीदवार उतारे। भाजपा के साथ यह सुविधा थी कि भाजपा को भी वीआईपी को 9 सीटें देनी थी। उसने वीआईपी को 9 सीटें दी, लेकिन 9 उम्मीदवार भाजपा के उतरे, वीआईपी के नहीं। मतलब भाजपा के नेताओं को आनंद फानंद में भाजपा से इस्तीफा दिलवाया गया, हम में शामिल कराया गया और उन्हें वहां हम का टिकट देकर उम्मीदवार बना दिया गया। बाद में ये लोग जो जीते वो सभी भाजपा में आ भी गए। सबने देखा भाजपा ही थे, भाजपा में वापस आ गए और साहनी जी खाली घंटा लेके घूमने लगे। साहनी जी को एहसास हो गया कि सही मायने में पीठ में खंजर भाजपा ने भोंका। ये उनको बाद में एहसास हुआ, लेकिन उन्हें एहसास हो गया कि सही मायने में पीठ में खंजर कैसे भोंका जाता है। ये अगर जानना हो, इसका अनुभव करना हो तो भाजपा के साथ चले जाइए। भाजपा एक दिन पीठ में खंजर भोंक देगी, आपको एहसास हो जाएगा कि पीठ में खंजर भोंकना होता क्या है। साहनी जी को एहसास हुआ। अब आइए जरा लोकसभा। अच्छा, उस समय एलजेपी ने क्या किया, वही दांव चला। लोग कहते हैं कि भाजपा के इशारे पर जदयू के खिलाफ उम्मीदवार उतार दिए। अब आइए बात कर लेते हैं 2024 के लोकसभा चुनाव की। 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने बिहार में 17 सीटों पर चुनाव लड़ा। पहली बार भाजपा जदयू से 1 सीट ज्यादा लड़ पाई। विधानसभा चुनाव में देखिए, जदयू 122, भाजपा 121। भाजपा 121 पर लड़ पाई, जदयू 1 सीट कम। जदयू ने हमेशा छोटा भाई बना के रखा भाजपा को, लेकिन 2024 के चुनाव में पहली बार चुनाव में लगा कि भाजपा बड़ा भाई हो गई है और भाजपा ने 17 सीटों पर लड़ा, जदयू ने 16 सीटों पर चुनाव लड़ा। एलजेपी को मिल गई 5 सीटें और जीतन राम मांझी जी की पार्टी हमको मिली सिर्फ 1 सीट। उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी को भी मिली 1 सीट। हम की आशंका इसी को लेकर है। 2020 के चुनाव में तो चलिए एलजेपी ने अलग ढंग से चुनाव ही लड़ा, अपने उम्मीदवार उतार दिए जदयू उम्मीदवारों के खिलाफ। उस समय की स्थिति अलग थी, अब की स्थिति तो अलग नहीं है। अब की तो लग रहा है कि ये लोग मिल बांट के लड़ेंगे और भाजपा अगर ऐसा कोई षड्यंत्र करेगी तो जदयू को पहले से ही आशंका होगी, तो जदयू ने कुछ बात कर ली होगी कि इस बार वो गंदा वाला खेल मत खेलना। तो इस बार सीटों का बंटवारा कैसे हो, दरअसल मामला यहां फंस रहा है। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा चाह रही है, मतलब जीतन राम मांझी चाह रहे हैं कि उनको सीटें 5 मिले या 3, लेकिन मिले एलजेपी के बराबर। अगर उन्हें 3 मिले तो एलजेपी को भी 3, उन्हें 5 मिले एलजेपी को भी 5 और उन्हें अगर 20 मिले तो एलजेपी को भी 20। मामला यहां जाके अटका पड़ा है। वो बस ये चाह रहे हैं कि जितनी सीट एलजेपी को मिले हमको भी उतनी ही सीट मिले। ये नहीं हो कि हमको एलजेपी के सामने छोटा दिखाया जाए। पेच यही फंस रहा है। और भाजपा चाह रही है कि एलजेपी को ज्यादा सीटें मिले, हमको कम। मामला यही अटक गया है। अब हमको छोड़ दिया गया है जदयू के हवाले कि भैया नीतीश जी और आपके लोग आप जानिए इनका क्या करना है, हम इनको लेके नहीं चल सकते जी। हम नहीं तय करेंगे कितनी सीटों पर लड़ेंगे, आप हमारी सीट तय कर दीजिए, हम लोजपा की सीट तय कर देते हैं, हम आप देखिए। और हम है कि अड़ गया है कि जदयू को अपनी चाहे जितनी सीटें कम करनी पड़े जदयू जाने, हम तो उतनी सीटों पर लड़ेंगे जितनी पर लोजपा लड़ेगी। अब पेंच फंसा है इस पर और इसी पेंच में 2 दलित नेता आपस में खूब लड़ रहे हैं। अब एक और आयाम है इस राजनीति का और वो आयाम है कांग्रेस का नया काम। कांग्रेस ने बिहार में राजेश राम को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। राजेश राम कुटुंबा, औरंगाबाद में जो कुटुंबा है वहां से विधायक हैं, दूसरी बार विधायक बने हैं। उनके पिताजी स्वर्गीय दिलकेश्वर राम भी अपने समय में विधायक रहे और मंत्री रहे हैं। तो एक दलित राजनीतिक परिवार से वो आते हैं। साफ सुथरा चेहरा है,
कोई आरोप नहीं है, किसी विवाद में नहीं पड़ते। और बिहार की बड़ी दलित आबादी जो है, जिसे चमार जाति कहते हैं, उस जाति से आते हैं और उस जाति के बिहार के इकलौते सबसे बड़े नेता भी हैं। अभी उस जाति में कोई इकलौता चेहरा नहीं है। अब वो जाति देख रही है कि हमारे बीच का भी एक नेता दलितों के लिए संघर्ष कर रहा है। पीएमसीएच में जैसे एक दलित बेटी को बेड नहीं मिला और राजेश राम ने जाके वहां कड़ा संघर्ष किया, तब जाके बेड मिला, तो ये मैसेज गया दलित समाज को कि हमारे बीच का एक नेता है जो सत्ता के लिए नहीं लड़ता, अपने परिवार को एक कुर्सी दिलाने के लिए नहीं लड़ता, हमारे लिए जाके लड़ा। अब एनडीए खेमे में जो दो बड़े दलित नेता हैं, एलजेपी, वो सिर्फ परिवार तक सिमटी पार्टी है। आप देखिएगा रामविलास पासवान जी भी जब जीवित थे तो लोकसभा चुनाव के दौरान जो टिकट देते थे, पहला टिकट खुद को, दूसरा अपने भाई रामचंद्र पासवान को, तीसरा टिकट पशुपति कुमार पारस को, चौथा टिकट जब बेटा चुनाव लड़ने लायक हुए चिराग तो उनको, और पांचवा टिकट दिया जब भतीजा प्रिंस चुनाव लड़ने लायक हुए उनको। इसी तरह की राजनीति चिराग पासवान भी करते हैं। खुद लड़े, बहनोई को लड़ाया, अब जब एससी एसटी आयोग में किसी को भेजना था तो वहां भी अपने बहनोई को भेज दिया। मतलब अपने परिवार, अपने रिश्तेदार के अलावा उन्हें बिहार में कोई दलित नहीं दिखता है। ठीक यही हाल जीतन राम मांझी जी का है। खुद चुनाव लड़ेंगे, मंत्री रहेंगे, उनके बेटा विधान परिषद में जाके बिहार सरकार में मंत्री रहेंगे, तो दामाद की चिंता करते हैं, समधन की चिंता करते हैं। आयोग में भी भेजना था तो दामाद को भेज दिया। मतलब सारा दलित इनके परिवार में ही है। परिवार से बाहर इन्हें बिहार में दलित जीतन राम मांझी जी को भी नहीं दिखता है, चिराग पासवान को भी नहीं दिखता है। लेकिन कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने कभी ऐसा काम नहीं किया। उनके परिवार का कोई सदस्य राजनीति में नहीं है, किसी रिश्तेदार को राजनीतिक मदद ये नहीं करते। इनका संघर्ष उस दलित बेटी के लिए था जो कहीं और की थी, मुजफ्फरपुर की कुर्मी की थी, कोई जान पहचान इनकी नहीं थी, लेकिन बिहार की बेटी थी तो जाके लड़े। ये मैसेज पूरे बिहार के दलितों के बीच गया कि हमारी बेटियों के लिए, हमारे अधिकारियों के लिए लड़ा कौन? राजेश राम। चिराग पासवान नहीं लड़े, जीतन राम मांझी नहीं लड़े, वो तो अपने परिवार के लिए ही लड़ रहे हैं। लड़ा कौन? राजेश राम। तो दलितों ने देखा कि हमारा तो एक अलग नेता मिल गया जो हमारे लिए लड़ रहा है। अब बेचैनी एनडीए में इस बात को भी लेकर है कि भाई दलितों को तो एक नया नेता मिल गया जो उनके लिए संघर्ष करने वाला है। तो सिर फुटअव्वल इस बात को लेकर भी एनडीए में हो रही है। चुनाव के पहले यह सिर फुटअव्वल और बढ़ेगी और सीटों का बंटवारा बहुत आसान नहीं होगा। और चिराग पासवान 2020 जैसी कोई चालाकी फिर दिखा दे तो इसमें कोई आश्चर्य भी नहीं होगा किसी को, क्योंकि संकेत इस तरह के मिल रहे हैं। नमस्कार।